दोस्तों, विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम के बाद तीसरे नंबर पर आया विशेषण। तो विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण का अर्थ क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाला। विशेषण का शाब्दिक अर्थ मतलब विशेषण, जो शब्द हमारे सामने दिख रहा है, इसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाला, अर्थात गुणों, कमियों आदि को बताने वाला क्या होता है? विशेषण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रूप, संख्या, मात्रा, अवस्था, स्थिति, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध, देश काल एवं स्थान आदि का बोध कराए वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात एक छोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष इत्यादि की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे गुण के अंतर्गत जैसे योग्य, उदार, चतुर, सच्चा, ईमानदार, बुद्धिमान इत्यादि हो जाएंगे। और दोष उसकी कमियां हो जाएंगी, जैसे बुरा, अयोग्य, क्रोधी, कपटी इत्यादि। आकार जैसे गोल, लंबा, मोटा इत्यादि। रूप में क्या होगा? जैसे काला, गेहुआ, सुंदर, आकर्षक, ये सारी चीजें रूप हो गए। और संख्या, संख्या में क्या बताएंगे? 1, 2, 4, 10 इत्यादि। मात्रा, मात्रा में क्या हमें पता चलता है? एक किलो, 2 किलो इत्यादि। अवस्था, बूढ़ा, युवा, रोगी, कमजोर, बलवान इत्यादि। ये सारी अवस्थाओं का बोध कराते हैं। और स्थिति में जैसे ऊपरी, अगला, पिछला इत्यादि। दिशा, दिशा में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। इसके बाद स्पर्श, स्पर्श में जैसे कोमल, कठोर, नरम, खुरदरा इत्यादि। स्वाद में क्या हमें पता चलता है? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है इत्यादि। और गंध, गंध में जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित या गंधहीन इत्यादि का पता चलता है। इसके बाद फिर है देश काल एवं स्थान। देश काल मतलब जैसे पंजाबी, देशी, मद्रासी या आधुनिक समय के, भारतीय, ऐतिहासिक इत्यादि बातों का हमें ज्ञान कराते हैं, वो विशेषण होते हैं। और विशेषण में विशेषण का एक दूसरा पक्ष भी होता है जिसे हम विशेष कहते हैं। बिना विशेष के विशेषण हो ही नहीं सकता और बिना विशेषण के विशेष भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब विशेष ही नहीं रहेगा तो विशेषता किसकी बतलाएंगे? तो यहाँ पर विशेष किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वह विशेष कहलाते हैं। तो हमें विशेषण के लिए विशेष की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विशेषता विशेष की ही बताई जाएगी। तो ये हो गए विशेषण। यहाँ पर दोस्तों कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे विशेषण और विशेष्य का। यहाँ पे मोक्ष ईमानदार है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य क्या हुए? मोक्ष जो है वह विशेष है। क्यों?
क्योंकि मोक्ष की विशेषता बताई जा रही है। और ईमानदार शब्द क्या है? यह विशेषण है। इसी तरह से पिताजी 5 किलो रसगुल्ले लाए। पिताजी 5 किलो रसगुल्ले क्या लाए? रसगुल्ले लाए। रसगुल्ले कितने लाए? रसगुल्ले लाए 5 किलो। कितने रसगुल्ले लाए पिताजी? 5 किलो। तो यहाँ पर रसगुल्ले जो है वह विशेष से हो गया और 5 किलो विशेषण हो गया। यह विशेषण हो गया और यह विशेष से हो जाएगा। मतलब 5 किलो विशेषण हो गया और रसगुल्ले विशेष। क्यों? क्योंकि रसगुल्ले ही 5 किलो हैं। और एक दूसरा उदाहरण है, वह लड़का बीमार लग रहा है। बीमार लग रहा है वह लड़का। तो ये तो हो गया, बीमार लग रहा है तो कौन बीमार लग रहा है? वह लड़का। यहाँ पर लड़का शब्द जो है वह क्या है? विशेष से होगा। लड़का शब्द विशेष से होगा और वह क्या होगा? विशेषण होगा। बच्चों, वह लड़का, यह इस विशेषण को भी हम भेदों के अंतर्गत इन सब की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं विशेषण के अन्य भेदों को कि वह कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के भेद। तो विशेषण कुल 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुण, जैसे कि नाम से ही हम यहाँ पे पता चल रहा है कि गुणवाचक विशेषण जो है वह गुणों को दर्शाता है। किसको? गुणों को या कमियों को। और संख्यावाचक विशेषण यह संख्या को दर्शाता है। और परिमाण मतलब होता है नाप तौल, यह नाप तौल को बताता है। और उसके बाद फिर है सार्वनामिक विशेषण, ऐसा सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, तो वह हो गया सार्वनामिक विशेषण। चलिए इसको एक एक करके हम देखते हैं परिभाषा उदाहरण के साथ। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण, पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके लिए हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? गौरव मेहनती व्यक्ति है। यहाँ पर क्या किया गया है? गौरव के गुणों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? गुण का। गुण मतलब अच्छाइयों का। वह मीनार बहुत ऊंची है। वह मीनार बहुत ऊंची है। तो यहाँ ऊंचाई जो है क्या है? यहाँ पर मेहनती गुण को दर्शा रहा है। ऊंचाई जो है ऊंची है, तो यह क्या दर्शा रहा है? आकार को बता रहा है। आकार। जैसे लाल गुलाब। लाल गुलाब क्या बता रहा है?
यह लाल गुलाब रंग को बता रहा है। जैसे एक सेंटेंस इसका हम बना लें कि लाल गुलाब उपवन की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर लाल गुलाब जो है वह रंग को बता रहा है। और यहीं पे अगर हम कह दें कि बूढ़ा भिखारी सो गया, क्या होगा? बूढ़ा भिखारी सो गया। तो यहाँ इसमें क्या होगा, इसको आप बताइए। बूढ़ा भिखारी सो गया, तो यहाँ पर सो गया यह तो क्रिया हो गई, लेकिन यहाँ बूढ़ा भिखारी जो है, भिखारी जो है वह बूढ़ा है, उसकी स्थिति को बता रहा है। यह किसको बता रहा है? स्थिति को। तो ये क्या हो गए? गुणवाचक विशेषण, अर्थात अच्छाइयों को, बुराइयों को, और मतलब स्थिति, अवस्था, रंग, आकार जो बताए वह क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। इसके बाद फिर आता है दूसरे नंबर पर संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संख्या या गणना का बोध हो। संख्या मतलब गिनती, गणना मतलब भी उसको गिनने की प्रक्रिया, अर्थात संख्यावाचक को हम गिन सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संख्या या गणना करने में हमारी सहायता करें, ये क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कक्षा में 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं, अर्थात कक्षा में 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं, हम 30 विद्यार्थियों को गिन सकते हैं ना। और दूसरा उदाहरण है कुछ विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं, हम विद्यार्थियों को गिन सकते हैं। लेकिन ये क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर तो कोई संख्या ही नहीं दी हुई है, दिया हुआ है कि कुछ विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ से 30 और कुछ, ये हमें कुछ संदेह में डाल रहे हैं। तो इस तरह से जो संख्यावाचक विशेषण होता है, इसके दो भेद हो जाते हैं। इसके दो भेद, एक तो निश्चित, जो कि 30 निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, और दूसरा कुछ, जो कि अनिश्चित संख्या का बोध करा रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हो गए, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आती होंगी, इसको हम जान लेते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन से शब्द आते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि ये संख्या निश्चित है और ये संख्या अनिश्चित है। ये तो हमें परिभाषा और उदाहरण से ही पता चल सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण। यहाँ पे निश्चित संख्यावाची विशेषण क्या होते हैं? जैसे इसकी परिभाषा पहले देखते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जब हमें एक निश्चित संख्या का बोध हो तो वह निश्चित संख्यावाची विशेषण होते हैं। इसके उदाहरण ये हैं, जैसे मोहन ने आज 5 रोटियां खाई। यहाँ पे क्या है? 5 रोटियां खाई। हमें पता है मोहन ने 5 रोटियां खाई, ये निश्चित संख्या है। बगीचे में
अमरूद के 20 पेड़ लगे हैं। इस समय अमरूदों का मौसम है दोस्तों। तो बगीचे में अमरूद के पूरे 20 पेड़ लगे हैं। ये हम काउंट करके निश्चित कर सकते हैं, गिन कर इसकी संख्या निश्चित कर सकते हैं। अब अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में क्या होता है, चलिए देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, अर्थात कुछ संशय मन में रह जाता है, कुछ दुविधाएं मन में रह जाती हैं, कुछ सोचने को हम विवश हो जाते हैं कि आखिर क्या होता है, हो सकता है। तो ये जो संदेह की स्थिति थी है वह अनिश्चित संख्यावाची विशेषण को बताती है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि कक्षा के बहुत सारे बच्चे बाहर गए। अब यहाँ पर बहुत सारे, यह हमें अनिश्चित संख्या का बोध कराए। कक्षा के बहुत सारे बच्चे बाहर गए। अब बहुत सारे बच्चे में कितने बच्चे हैं ये नहीं पता है, तो ये हो गए अनिश्चित संख्या। मतलब बच्चों को हम काउंट तो कर सकते हैं, ये तो तय है, उसको गिन सकते हैं, गणना कर सकते हैं उसकी, लेकिन अब ये अनिश्चित है कि इस समय हमें पता नहीं है कि कितने बच्चे गए। बाहर कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ, यह लोग जो हैं वो तो हैं, गणना योग्य है, लेकिन कुछ लोग ये संशय में डाल रहे हैं कि कुछ लोग अनिश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, अर्थात ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के उदाहरण हुए। इसके बाद फिर आते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण पे। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं दोस्तों? जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा का पता चले। मात्रा मतलब हम उसमें नाप तौल कर सकते हैं, तो वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा या नाप तौल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में जैसे हमने ले लिया, मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। 2 किलो चीनी मतलब 2 किलो चीनी, यह नाप तौल ही कर सकते हैं, इसको गिन तो सकते नहीं। तो यह नाप तौल करके वस्तुओं का परिमाण बताता है। मेरी चाय में थोड़ी पत्ती डाल दो। ओह, अब क्या होगा? इसमें भी कुछ अनिश्चित, अभी तो 2 किलो चीनी हुआ, लेकिन कहा कि मेरी चाय में थोड़ी पत्ती डाल दो। अब यहाँ पर थोड़ी पत्ती मतलब यहाँ भी कुछ निश्चित और अनिश्चित का बोध हो रहा है। तो इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मतलब इसमें भी हो सकता है कि निश्चित वजन का ज्ञान हो और न ज्ञान हो, अनिश्चित वजन का ज्ञान हो, ये भी हो सकता है। तो चलिए इन दोनों को भी हम देखते हैं परिभाषा और उदाहरण के द्वारा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध होता है वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाची निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमने देखा कि वहाँ पर जो ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, लेकिन परिमाणवाचक में क्या होता है, यह निश्चित मात्रा का बोध कराता है, अर्थात वजन का बोध कराता है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण, मैंने 4 लीटर दूध खरीदा। यहाँ पर 4 लीटर दूध
एक निश्चित संख्या को बता रहा है। मेरे सूट पर 3 मीटर कपड़ा लगता है, अर्थात यह निश्चित है कि जब 3 मीटर कपड़ा आएगा तभी मेरा सूट बनेगा। तो मेरे सूट पर 3 मीटर कपड़ा लगता है और मैंने 4 लीटर दूध खरीदा। यह निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। इसके बाद फिर दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वजन में भी कुछ संदेह है तो वह क्या है, मतलब कुछ है लेकिन कितना है ये नहीं पता, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। इसके उदाहरण है जैसे मुझसे थोड़ा सा पानी गिर गया, मतलब मुझसे थोड़ा सा पानी गिर गया, वो पानी कितना गिरा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। दुकान में बहुत अनाज है, अब दुकान में बहुत अनाज है लेकिन उसको मैं तौल के मुझे पता नहीं कि वह कितना है अनाज दुकान में है और बहुत है, इतना है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है लेकिन वजन नहीं पता है। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को बताते हैं। इसके बाद फिर हम अगला हमारा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? अभी तो हम लोगों ने जाना गुणवाचक जो गुण और दोष को बताए, स्थिति को बताए, संख्यावाची जो कि गणना को बताता है, और फिर परिमाणवाचक जो कि नाप तौल को बताता है। लेकिन ये फिर सार्वनामिक विशेषण चौथा है जिसमें क्या है कि जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप से ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात एक ऐसा सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग हो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं, जैसे वह इमारत गिरने वाली है, वह इमारत। यहाँ पर इमारत जो है वह क्या है, एक संज्ञा है, लेकिन वह उसके साथ वह भी है, सर्वनाम भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वह इमारत गिरने वाली है, इसमें वह शब्द जो है वह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण होगा। वह शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा। मेरा मित्र हमेशा प्रथम आता है। मित्र मेरा, मित्र क्या है, यह तो संज्ञा हो गया, लेकिन मेरा शब्द जो है वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि मेरा एक सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है तो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों ये सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण कुछ कंफ्यूजन में नहीं डाल रहे हैं, कुछ संदेह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण, तो हमें यह जान लेना आवश्यक होता है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी कभी कभी कहते हैं, अर्थात ये संकेत को बताता है। तो चलिए देख लेते हैं सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। यहाँ पे कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में भी किया जाता है, परंतु इस स्थिति में सर्वनाम शब्द तभी विशेषण कहलाता है जब उनके साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग होता हो। अभी हमने जो उदाहरण देखा सार्वनामिक विशेषण में, उसमें संज्ञा के साथ सर्वनाम का भी प्रयोग हुआ था,
इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण हुआ। आगे क्या है? सर्वनाम शब्द सदैव अकेले आते हैं। हाँ, वाक्य में जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो अकेले आते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम। तो जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे तो मतलब संज्ञा हटेगा तब सर्वनाम आएगा। लेकिन जब संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आ जाएं तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। क्या समझ में आया? कि जब वाक्य में अकेले सर्वनाम प्रयोग हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो तो वह सर्वनाम होगा। लेकिन जब वाक्य में सर्वनाम के साथ संज्ञा का भी प्रयोग हो तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। ये याद रख लीजिए। अब इसको उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं। यह मेरी साइकिल है। तो यहाँ पर यह क्या है? यह मेरी साइकिल है। यहाँ पर क्या हुआ? यह मेरी साइकिल है। साइकिल को यहाँ पर कर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर यह मेरी साइकिल है, यहाँ पर क्या हुआ? यह सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है किसका? यह का। लेकिन अगर साथ में कह दिया जाए कि यह साइकिल मेरी है, अब यहाँ पर जो साइकिल है यह कर्म के रूप में ना प्रयोग होकर यह संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया? यह सर्वनाम और साइकिल संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का एक साथ प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया है। यह शब्द यहाँ सार्वनामिक विशेषण के रूप में आया। वही शब्द जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होगा तो वह सर्वनाम कहलाएगा। जब संज्ञा के साथ प्रयोग होगा तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण ये क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता एवं संख्या का बोध कराने वाला शब्द। जो शब्द संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण जो क्या होता है, उसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता के साथ साथ उसकी नाप तौल को बताता है। नाप और तौल को बताता है। हाँ दोस्तों, कुछ गड़बड़ी आ गई थी, बैक बटन प्लेस हो गया था। तो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण पर हम थे। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में यही अंतर है कि संख्यावाचक जो होगा वह संख्या गणना का बोध कराता है, लेकिन परिमाणवाचक जो है वह नाप तौल का बोध कराता है। नाप तौल का बोध कराता है। तो यह क्या हो गया? दोनों में अंतर। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं उदाहरण में। तो संख्यावाचक हमें संख्या या गणना का बोध और परिमाणवाचक नाप तौल का बोध कराता है। चीज़ें वहीं रहेंगी। हाँ, संख्यावाचक में वो चीज़ें आएंगी जो काउंटेबल होंगी, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं।
निश्चित हो या अनिश्चित हो, लेकिन गिनती कर सकते हैं। लेकिन परिमाणवाचक में हम गिनती नहीं कर सकते, हम केवल नाप और तौल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे परीक्षा भवन में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं। इन बच्चों को हम गिन कर बता सकते हैं। अगर कह दे कि कुछ बच्चे बैठे हैं तो बच्चों को हम गिन सकते हैं। तो यह 40 बच्चे क्या हो गए, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। लेकिन पिताजी 40 किलो गेहूं खरीदे या पिताजी ने 40 किलो गेहूं खरीदा, यह गेहूं जो है हम इसको गिन नहीं सकते, केवल नाप और तौल ही सकते हैं। 40 किलो या कुछ तो यहाँ 40 शब्द यहाँ भी आया है, 40 यहाँ भी आया है, लेकिन यह बच्चों की बात कर रहा है। बच्चों को हम गिन सकते हैं, लेकिन गेहूं जो कि हम उसको गिन नहीं सकते, केवल तौल नाप ही सकते हैं। तो यहाँ पर संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर आपको समझ में आया होगा। यह ऐसा मेरे समझ में आया। दोस्तों, अगर कभी हमारे सामने ये वाक्य आ जाए कि बहुत सुंदर, गहरा नीला, बहुत काला, बहुत कठिन, तो ये जो हमने तो अभी विशेषण में केवल यही पढ़ा कि सुंदर, नीला, पीला, बूढ़ा, यही शब्द हमने पढ़े हैं विशेषण में। तो ये कुछ शब्द वाक्य हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जो कंफ्यूज करते हैं कि इसको हम किस श्रेणी में रखें। तो यहाँ पे प्रविशेषण होता है। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वाह, एक विशेषता तो संज्ञा और सर्वनाम की बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन अब उस विशेषण की भी विशेषता कोई बताए तो वे प्रविशेषण कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों की जो विशेषता बताएं वह प्रविशेषण होते हैं। जैसे शालिनी बहुत सुंदर है, हमने कहा, अगर हम कहते शालिनी सुंदर है तो वह विशेषण हो गया। शालिनी सुंदर है, सुंदर शालिनी की विशेषता है। लेकिन शालिनी बहुत सुंदर है, उस सुंदरता में भी सुंदरता है, तो वह क्या हो गया, प्रविशेषण। उसने गहरी नीली कमीज पहनी, उसने नीली कमीज पहनी, यह तो विशेषण हो गया। लेकिन गहरी नीली कमीज पहनी, यह क्या हो गया, यह प्रविशेषण को बता रहा है। अर्थात विशेषता की भी विशेषता बताई जा रही है। तो दोस्तों, ये हमारे विशेषण हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अभी तक तो हमने इसके भेदों को पढ़ा, लेकिन विशेषण की 3 अवस्थाएं भी होती हैं। एक तो होता है मूलावस्था, जो मूल शब्द होते हैं। दूसरा होता है उत्तरावस्था, जो कि उस मूल अवस्था से थोड़ा ऊंचा होता है। इसके बाद फिर होता है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। यहाँ पर मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को हम विशेषण के आधार पर 3 अवस्थाओं में रख सकते हैं, जिसमें जैसे कहा कि वह मधुर बोलती है, हो गया मधुर, या शीला मधुर बोलती है। लेकिन कह दिया मधुरतर, मधुरतर, अर्थात शालिनी
शीला से मधुरतर बोलती है। अब कह दे मोहिनी, एक लड़की है, वह मधुरतम बोलती है। मधुरतम बोलती है अर्थात मोहिनी के जितना मधुर ना तो शीला बोलती है ना शालिनी बोलती है। अर्थात यह सबसे उत्तम अवस्था है जिससे या जिसकी हम किसी से तुलना ना कर सके तो वह उत्तम अवस्था होगी। और उत्तरावस्था में हम एक दूसरे से तुलना करते हैं। मूलावस्था जो होती है वो अपनी मूल अवस्था में होती है, उससे किसी से तुलना नहीं होती। अर्थात मूलावस्था उत्तमावस्था एकदम, एक तो आरंभ अवस्था है, एक चरम अवस्था है। उत्तरावस्था में दो वस्तुओं में तुलना होती है। जैसे कह दे लघु, एक शब्द है लघु। लघु से उत्तरावस्था में बनेगा लघुतर। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। लघु मतलब होता है छोटा, लेकिन लघुतर मतलब उससे छोटा। लघुतम, लघुतम मतलब उससे छोटा कुछ है भी नहीं, सबसे छोटा हो गया ये। इसके बाद फिर है गुरु। लघु का उल्टा होता है गुरु। गुरु मतलब बड़ा। गुरुतर, गुरुतर मतलब उससे बड़ा। गुरुतम मतलब सबसे बड़ा। अर्थात ये तीन अवस्थाएं विशेषण की हो गई। और विशेषण शब्द जो होते हैं वह तीन अवस्थाओं को बताते हैं। हम कुछ विशेषण शब्दों को संज्ञा के द्वारा बना भी सकते हैं और ये कुछ अवस्थाएं भी होती हैं। ये हमारी विशेषण की वीडियो यही कंप्लीट होती है। धन्यवाद।